हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल यानी कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये बहुत सारी बातों को सीख के आए थे। तो आज उसको अप्लाई करने का दिन है, जिसको मैं न्यूमेरिकली और थ्योरेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश करता जाऊंगा। यहाँ स्क्रीन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 2-3, पहले एक बार उनको सोल्व करना सीखते हैं। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl गिवन है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर 300 केल्विन पे, और आपसे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है AgCl का। सी, ये आपका AgCl है, सॉलिड फॉर्म में लिया होगा और आयोनाइज हुआ होगा वो एक्वस फॉर्म में जाके, तो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दो तरह के आयंस बने हैं। अगर मैं इसका KSP रिप्रेजेंट करूं एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन, और सोल्यूबिलिटी एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन ही होता है, तो ये आपके पास बनता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag एंड Cl। अब सोल्यूबिलिटी AgCl की बताई है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, तो Ag आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी? सी है, ये AgCl लिया, कितना लिया वो नहीं बता रहे, कितना डिज़ोल्व हुआ, क्या सोल्यूबिलिटी है वो बता रहे हैं। 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर वो AgCl डिज़ोल्व हुआ, तो जितना डिज़ोल्व हुआ होगा वो ये वैल्यू है, और वो सारा का सारा आयंस में कन्वर्टेड है, तो आयन का वैल्यू भी ये होगा और Cl नेगेटिव का वैल्यू भी ये होगा। अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट कीजिए, 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵, तो आपका आंसर आ गया 4 × 10⁻⁻10। ये हमारे पास सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होगा AgCl का एट 300 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप। लेड आयोडाइड आपको गिवन है, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, और 20 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सोल्यूबिलिटी बता रखी है 2.5 ग्राम पर लीटर, और आपको KSP कैलकुलेट करना है। पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए एक बार। लेड आयोडाइड सॉलिड, वो एक्वस में कन्वर्ट होगा, कितना कन्वर्ट होगा ये बता रखा है 2.5 ग्राम पर लीटर, और जितना कन्वर्ट होगा वो सारा का सारा आयोनाइज्ड हो जाएगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव में। बट यहाँ पे जो आपको सोल्यूबिलिटी का वैल्यू गिवन है, वो सोल्यूबिलिटी का वैल्यू एक्चुअली ग्राम पर लीटर में गिवन है, जबकि आपको यहाँ पे मोल पर लीटर में इसे कन्वर्ट करना था, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन आप KSP में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ लेड आयोडाइड के जो अमाउंट मास में गिवन है उसे आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आपको निकालना है, पर लीटर ही होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, तो आप 2.5 डिवाइडेड बाई लेड आयोडाइड का मोलर मास यहाँ पुट कीजिए, जिसमें लेड का मोलर मास आपके पास आएगा आई थिंक 80 के आसपास है लेड का मोलर, 207 है आपके पास लेड का मोलर मास, और आयोडाइड का 127, तो 127 दो आयोडीन लगे हुए हैं, तो ये आपके पास 451 ये मोलर मास आ गया। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो मास ओवर मोलर मास मुझे करना था 2.5/451, ये हमारे पास आई थिंक एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप, 461, यस 461, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि ये मास पर लीटर गिवन था, आपने उसको नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मोलर कंसंट्रेशन, ये कोई भी एक वैल्यू आ रही हो। लेट मी राइट इट x, अब सॉल्व करने पे टाइम नहीं लगाएंगे। मान लीजिए ये x आ गया, तो जिसे वो 2.5 ग्राम पर लीटर कह रहा था, उसको आपने x मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया, x मोल पर लीटर। अब इसका KSP रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो KSP हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस I नेगेटिव रेज टू द पावर 2, क्योंकि दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है यहाँ पे I का। अब क्योंकि इसका x मोल डिजोल्व हुआ है सैचुरेट बनाने के लिए, सोल्यूबिलिटी उसकी x मोल पर लीटर है, तो लेड आयन x हो जाएगा और I नेगेटिव 2x हो जाएगा। सी हेयर, यहाँ पे x पुट करूँगा, जो भी एक वैल्यू आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली 0.006 के आसपास आएगी, और ये उससे डबल हो जाएगा, यानी कि 0.006 × 2, तो 0.012
रेज टू द पावर 2 4x क्यूब, ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। यानी कि ये जो x की वैल्यू आए उसको यहाँ पुट करके सॉल्व कीजिए तो वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा लेड आयोडाइड का। आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि ग्राम पर लीटर में अगर कंसंट्रेशन दे दी गई तो आपके काम की नहीं है, आप उसे मोल पर लीटर में ही कन्वर्ट करके KSP पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ, जिसमें थोड़ा सा उल्टा काम कर दिया गया, KSP दे दिया है और सॉल्युबिलिटी पूछा है। सी हियर, ये हमारे पास बेरियम सल्फेट था और ये आयोनाइज्ड होगा। देखें आप इसको ध्यान से, ये सॉलिड है, ये एक्वस में कन्वर्ट हुआ और जितना एक्वस में कन्वर्ट हुआ वो सारा आयंस में डिसोसिएट हो गया। अब इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, मान लीजिए कि ये x मोल पर लीटर सॉल्युबल हुआ, तो ये x मोल पर लीटर अगर सॉल्युबल हुआ तो बेरियम सल्फेट भी x बनेगा और सल्फेट भी x बनेगा। यानी कि जो KSP है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन है, यानी कि x इंटू एक्स है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻12 जो KSP गिवन था वो x स्क्वायर था। तो x क्या होगा, ये बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 4 इंटू 10⁻⁻12 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6, ये हमारी 2 इंटू 10⁻⁻6 वो सोल्यूबिलिटी रहेगी इस बेरियम सल्फेट की, जिसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। मोल पर लीटर में आई है क्योंकि आपने ये x मोल पर लीटर लिया था। कई बार आंसर में क्या है कि ग्राम पर लीटर में रिपोर्टेड है, तो आप ज़्यादा परवाह मत मानिए उस बात की। आप अगर मोल पर लीटर में रिपोर्ट कर रहे हैं तो सही है, बट अगर वो आपसे चाहता है कि आप ग्राम पर लीटर में ही रिपोर्ट करें या आप चाहते हैं तो आप फिर इस मोल का मास बनाने में कोई परेशानी फील ना करें। ये नंबर ऑफ मोल्स थे, इसको आप बेरियम सल्फेट के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेरियम का 137 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, टोटल सम अप करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम पर लीटर में आपका आंसर रिपोर्टेड रहेगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहीं पे कर देता हूँ और फिर नई टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज कीजिए यहाँ बेरियम सल्फेट की बजाय लेड क्लोराइड लिखा गया है PbCl2, बाकी सब कुछ सेम है एज इट इज़ जैसे ही, तो आप क्या करेंगे। सी हेयर, तो एक बार देखिए दोबारा, ये हमारे पास लेड क्लोराइड था PbCl2 और इसको टूटना था लेड आयंस में प्लस 2 क्लोराइड आयंस में। ये सॉलिड से डायरेक्ट आयंस में इक्विलिब्रियम दिखा रहा हूँ, बीच का एक्वस मोड हटा दिया। मान लीजिए इसकी सॉल्युबिलिटी x मोल पर लीटर थी, तो ये भी x बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा। अब इसका अगर मैं KSP रिप्रेजेंट करूँ तो ये बन जाएगा 4x क्यूब, 2x का स्क्वायर इंटू x, 4x क्यूब, और वो वैल्यू दे रखी है मुझे 4 इंटू 10⁻⁻12। अब मैं यहाँ से x क्यूब निकालूँ तो वो बन जाएगा 10⁻⁻12, 4 डिवाइड करेंगे आप तो कैंसिल हो जाएगा, और आप यहाँ से x कैलकुलेट करें तो 10⁻⁻4 ये आपके पास सॉल्युबिलिटी होगी। ये तो चलो आसान सा आ गया बिल्कुल। अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ आ जाएं लाइक 5 इंटू 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 को तो अलग से डील कर लेंगे, 10⁻⁻4 आ जाएगा, और 5 का क्यूब रूट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास सॉल्युबिलिटी आएगी। तो इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो तो सॉल्युबिलिटी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसे देखें आप, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ दिस बेरियम क्लोराइड एंड 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम सल्फेट मिक्स किया गया है, और पूछा गया है कि रिएक्शन में बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं। BaCl2 प्लस कैल्शियम सल्फेट दैट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस CaCl2। ये सिंपल सा रिएक्शन है और इसके प्रेसिपिटेट्स पूछ रहे हैं बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे इस मिक्सिंग के दौरान आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ कि बेरियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो फॉर्मूले में तो कोई फ़र्क है नहीं,
आयनिक प्रोडक्ट के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वही सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन है, लाइक दिस। ये KIP है, बस KIP देख लेता हूँ और फिर उस KIP को KSP से कंपेयर कर लूँगा। अगर तो KIP ज़्यादा आता है तो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर KIP इक्वल आता है या कम आता है तो मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ये बात ऑलरेडी पिछले लेक्चर पे समझा के आया हूँ। तो आई विल टारगेट की KIP इसका कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए बैरियम आयंस की कंसंट्रेशन और मुझे चाहिए सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन। ध्यान से समझिएगा इस बात को। बैरियम क्लोराइड मुझे गिवन था, जो बैरियम आयन प्रोवाइड करेगा और क्लोराइड आयन प्रोवाइड करेगा। इसकी कंसंट्रेशन थी 2 × 10⁻³ तो बैरियम कितने बनेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट रहा है, 2 × 10⁻³ बैरियम बनेगा, 4 × 10⁻³ क्लोराइड बनेंगे। मुझे तो बैरियम की कंसंट्रेशन चाहिए और क्या चाहिए, सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट मुझे पता है, यहाँ पे वो भी सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम प्लस सल्फेट में कन्वर्ट होगा और उसकी मोलर कंसंट्रेशन 10⁻² है। तो मतलब कैल्शियम आयन भी 10⁻² होंगे और सल्फेट भी 10⁻² होंगे। मतलब मुझे बैरियम की कंसंट्रेशन भी पता है और सल्फेट की कंसंट्रेशन भी पता है। तो मैं यहाँ KIP कैलकुलेट करने में कोई परेशानी फील नहीं करूँगा। सी हेयर, सल्फेट मेरा होगा 10⁻²। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। और बैरियम होगा मेरा 2 × 10⁻³ और मैं यहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। ध्यान दें, अगर बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ। क्यों गलत बोल रहा हूँ, ये मोलैरिटी गिवन थी एक वॉल्यूम की, कितना वॉल्यूम था पता नहीं। सपोज करो ये 1 लीटर रहा हो और ये भी 1 लीटर रहा हो, उसने बोला हुआ है इक्वल वॉल्यूम। तो ये 1 लीटर था और ये भी 1 लीटर था। जब आपने दोनों को मिक्स किया होगा तो टोटल वॉल्यूम डबल मींस 2 लीटर हो गया होगा। तो यानी कि जो बैरियम की कंसंट्रेशन ये 1 लीटर में थी वो 2 लीटर में सेम नहीं रहेगी, 2 लीटर में उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हो जाएगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। यानी कि जो आप मोलर कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मोल ले रहे थे एंड सपोज किया हमने कि दोनों का 1-1 लीटर हमने डिसोल्व किया है, तो 1 लीटर में ये नंबर ऑफ मोल्स थे बैरियम क्लोराइड के। आफ्टर मिक्सिंग तो वॉल्यूम 2 लीटर बन गया, तो 2 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो जाएंगे, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो यहाँ मुझे ये 2 × 10⁻³ पुट नहीं करना, 10⁻³ पुट करना होगा, क्योंकि बैरियम की कंसंट्रेशन हाफ हो गई एंड सल्फेट की कंसंट्रेशन भी हाफ हो गई है, मीन्स 0.5 × 10⁻², यानी कि 5 × 10⁻³ अब मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आता है 5 × 10⁻⁻6। ये रियली मेरा आयनिक प्रोडक्ट होगा इस पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर बैरियम सल्फेट का। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, जनरली बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब आपको सेम वॉल्यूम्स के 2 सॉल्यूशन मिक्स किए जा रहे हैं तो नेचुरली हम उस वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, मींस रीजेंट्स की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं। तो वो हाफ कंसंट्रेशंस बैरियम और सल्फेट की जो ऑब्जर्वेबल थी वो यहाँ पुट करूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा। सी दिस वन इज़ योर आयनिक प्रोडक्ट और ये आपको गिवन है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो आप देखें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है। जब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है और आयनिक प्रोडक्ट कम है तो प्रेसिपिटेट बनने का कतई भी चांस नहीं है। तो आपका आंसर बहुत ही छोटा होगा कि प्रेसिपिटेट यहाँ पे नहीं बनेंगे। प्रेसिपिटेट बनेंगे कब? प्रेसिपिटेट तब बनेंगे जब आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर जाए। और वो कब एक्सीड करे? जब बैरियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। मतलब यहाँ एक बात और समझ के चलिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये वो टेस्ट ट्यूब थी या ये वो बीकर था, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम है, चलो छोटा भी ले सकता था। ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर मैंने 5 ml बैरियम क्लोराइड डाला, ये वाला, और 5 ml ही कैल्शियम सल्फेट डाला, ये वाला। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ट्रांसपेरेंट लिक्विड सा दिख रहा है मुझे, कोई प्रेसिपिटेट ऑब्जर्वेशन नहीं होने वाला, जस्ट सिंपल आयनिक रिएक्शन हुआ होगा। बैरियम सल्फेट है तो वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में है और कैल्शियम क्लोराइड है तो वो भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। मतलब मुझे तो वो पानी जैसा ही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसा इनिशियली दोनों रीजेंट्स मुझे दिखाई दे रहे थे।
बैरियम क्लोराइड जब अलग पड़ा था 5 ml तो वो भी ट्रांसपेरेंट था, कैल्शियम सल्फेट जब अलग पड़ा था तो वो भी 5 ml था, ट्रांसपेरेंट था, और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनने हैं वो भी ट्रांसपेरेंट ही हैं। बट मैं यहाँ रियली बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट चाहता हूँ। मैंने मिक्स तो कर दिए ये दोनों यहाँ पे, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बने। मैं प्रेसिपिटेट बनाना चाहता हूँ। व्हाट आई शुड डू? क्या मुझे सिर्फ बैरियम क्लोराइड डाले जाने पर प्रेसिपिटेट मिलेंगे, या सिर्फ कैल्शियम सल्फेट डाले जाने पे प्रेसिपिटेट मिलेंगे, या क्या मैं इसके अंदर H2SO4 डाल दूं तो प्रेसिपिटेट मिलेंगे? एक अलग ही चीज़ ले आया मैं, H2SO4 डाल दूं तो क्या मुझे प्रेसिपिटेट मिलेंगे? तो जवाब है हाँ, मिलेंगे। मुझे यहाँ पे इन दो में से किसी एक की या दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। कैसे बढ़ाऊं ये इशू नहीं है। आप बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड डाल के बैरियम की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, या कैल्शियम सल्फेट डाल के कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, या H2SO4 डाल के सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, नो मैटर। मुझे तो बस इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, और इतना बढ़ाना है कि इन दोनों आयंस की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इस वैल्यू को एक्सीड कर जाए। जैसे ही वो इस वैल्यू को एक्सीड करेगा प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। मतलब ये मत समझिएगा कि इन दोनों को मिला के हमें बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो फिर हमें या तो यही मिलाने पड़ेंगे या बैरियम सल्फेट मिलाना पड़ेगा। हम H2SO4 मिला के भी इस आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, या कोई और रिएजेंट मिला के इसकी कंसंट्रेशन को आप बढ़ा लीजिए, तो भी आपका किसी एक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर भी, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड हो सकता है, और जैसे ही वो एक्सीड हो जाएगा वैसे ही यहाँ आपको प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे बैरियम सल्फेट के। 50 ml 0.2 मोलर बैरियम क्लोराइड ऐड किया गया है, 150 ml 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। KSP बैरियम सल्फेट का गिवन है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफर किया गया है। वहाँ वॉल्यूम इक्वल था, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर और अनइक्वल वॉल्यूम लिया गया है। टारगेट हमारा वही है कि हम आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करें बैरियम आयंस का और सल्फेट आयंस का, और उस आयनिक प्रोडक्ट को जज करें कि वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, ज़्यादा है या इक्वल है। ये लीजिए। तो मुझे सिंपली इस मिक्सचर के अंदर बैरियम आयंस की मोलर कंसंट्रेशन देखनी है और सल्फेट आयंस की मोलर कंसंट्रेशन देखनी है। तो पहले मैं बैरियम आयंस की मोलर कंसंट्रेशन देखना चाहता हूँ आफ्टर मिक्सिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे गिवन क्या था, 50 ml 0.2 मोलर बैरियम क्लोराइड गिवन था, जिसको मिक्स किया मैंने 150 ml 0.1 मोलर Na2SO4 में। तो मुझे नई मोलैरिटी बैरियम क्लोराइड की देखनी है। मैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालना चाहता हूं बैरियम क्लोराइड के इन द मिक्सचर। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या होते हैं, पहले आप इसको देखें। ये आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, आप इसमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स बैरियम क्लोराइड के निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो ये आपके पास आ जाता है 10 मिलीमोल। नंबर ऑफ मिलीमोल्स फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर बैरियम क्लोराइड के हैं 10 मिलीमोल। अब मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो वही बात है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, तो ये मेरे पास आ जाता है 15 मिलीमोल। जब दोनों को मिक्स करता हूं मैं, तो बैरियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मिलीमोल्स में कोई फर्क नहीं आने वाला, वो तो वही रहेंगे, मोल्स, मास, वो तो कोई फर्क नहीं होने वाला। फर्क होने वाला है उसकी कंसंट्रेशन में, मतलब मोलर कंसंट्रेशन में। तो आफ्टर मिक्सिंग मैं देखना चाहता हूं कि बैरियम क्लोराइड की मोलैरिटी क्या होगी, और आफ्टर मिक्सिंग बैरियम क्लोराइड की जो मोलैरिटी है वो निकालने का मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये मोलैरिटी आ रही है मेरे पास बैरियम क्लोराइड की। इसको मोलैरिटी कहूं या मोलर कंसंट्रेशन, एक ही बात है।
और सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी आ रही है 15/200 नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये मेरे पास सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी आ जाती है। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड था, मुझे तो एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशन चाहिए बेरियम आयंस की और सल्फेट आयंस की। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाता है। लेट मी राइट इट 1/20 यानी कि 0.05, और ये आ जाता है 15/200। और इसको अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आई थिंक ये होगा 0.075 0.05 एंड 0.075, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो तो आप देख लीजिएगा। रफ एस्टिमेटेड आइडिया लिख रहा हूँ मैं यहाँ। तो बेरियम का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, सी जो बेरियम क्लोराइड की मोलैरिटी है, जो बेरियम क्लोराइड का मोलर कंसंट्रेशन है वही बेरियम आयंस का मोलर कंसंट्रेशन होगा, यानी कि 0.05। सल्फेट का क्या होगा, जो सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन है, वही एक्चुअली सल्फेट की मोलर कंसंट्रेशन होगी। सोडियम आयन की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो जो सोडियम सल्फेट की मोलर कंसंट्रेशन है उससे ट्वाइस सोडियम आयंस की मोलर कंसंट्रेशन होगी। क्लोराइड की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, जो बेरियम क्लोराइड की मोलर कंसंट्रेशन है उसका ट्वाइस क्लोराइड आयन का मोलर कंसंट्रेशन होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। बेरियम क्लोराइड अगर 1 मोलर है तो क्लोराइड 2 मोलर होगा उसमें। सोडियम सल्फेट अगर 1 मोलर है तो सोडियम आयंस उसमें 2 मोलर होंगे, क्योंकि 1 मोल में 2 मोल सोडियम है और यहाँ 1 मोल में 2 मोल क्लोराइड है। तो खैर मुझे इनकी कंसंट्रेशन की तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे सिर्फ इनकी कंसंट्रेशंस चाहिए। तो मैं इनकी ये नई कंसंट्रेशन जो अभी आई है उसको यहाँ पुट करूँगा और KIP कैलकुलेट करूँगा। वो मैं देखता हूँ कि क्या आता है। तो KIP को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 0.05 इंटू 0.075 आ रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिए। ये KIP इस KSP से काफ़ी कम है, मतलब अगेन आप पाएंगे कि कोई प्रेसिपिटेट ये ज़्यादा आएगा। ये जो वैल्यू आएगी KIP ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा आएगी, और क्योंकि KIP ज़्यादा आएगी तो मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पे डेफिनेटली बनने वाला है, प्रेसिपिटेट्स अपीयर होने वाले हैं। अगर वो यहीं पे KSP सोडियम क्लोराइड के लिए दे देता और पूछता कि बताइए सोडियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो फिर आप यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की ये मोलर कंसंट्रेशंस लेके सोडियम क्लोराइड का IP निकालते KIP, और फिर उसके KSP से कंपेयर करके ये जज कर सकते थे कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड का होगा या नहीं। चलिए अगला एक एप्लीकेशन देखते हैं, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। मींस अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आयंस प्रेजेंट है और मैं उसको फ्रैक्शनली प्रेसिपिटेट करके अलग करना चाहता हूँ, मींस सिक्वेंशली स्टेप बाय स्टेप दोनों को एक एक करके सेपरेट करना चाहूँ, तो मैं कैसे उसको सेपरेट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। यहाँ मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने बेरियम आयंस और कैल्शियम आयंस का सॉल्यूशन लिया हुआ है। बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड समझ सकते हैं या कोई और, तो अभी मैं प्रेजेंटली बेरियम और कैल्शियम आयंस पे फोकस कर रहा हूँ। सपोज कर लीजिए उसके क्लोराइड्स हैं, लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूबल फॉर्म में है। मैं एक बार बेरियम को बाहर निकालना चाहता हूँ यहाँ से और दूसरी बार कैल्शियम को बाहर निकालना चाहता हूँ, तो व्हाट आई शुड डू। देखिए मेरे पास 2 रीजेंट्स हैं। एक रीजेंट है H2SO4 और एक रीजेंट है सोडियम क्रोमेट Na2CuRO4। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। ये 2 रीजेंट्स हैं जिनकी हेल्प लेके मैं इनको सेपरेट करना चाहता हूँ। डेटा पे मुझे पता है कि बेरियम सल्फेट का जो KSP है वो 10⁻⁻12 है, और कैल्शियम सल्फेट का जो KSP है वो 10⁻⁻14 है। वैसे ही हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट वैल्यू उठा के नहीं ला रहा, क्योंकि अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हैं तो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसको अप्लाई कैसे कर सकता हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बेरियम क्रोमेट का
KSP वैल्यू है, लेट मी राइट इट 10⁻⁻8, और कैल्शियम क्रोमेट का मेरे पास KSP है 10⁻⁻3। ये सब प्रैक्टिकल बात है, किसका कम है किसका ज़्यादा है हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं रखना चाहते। मेरे पास ये दो रीजेंट्स हैं जिनमें से किसी एक की हेल्प से मैं यहाँ पे सेपरेशन चाहता हूँ, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन चाहता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि बेरियम का सल्फेट बनाऊँ या क्रोमेट बनाऊँ। अगर मुझे सल्फेट बनाना है तो H2SO4 डाल दूँगा। ये जो बेरियम आयंस हैं ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन कर देंगे। कैल्शियम आयन है तो वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और कैल्शियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बना दे। हो सकता है बना दे, कौन बनाएगा? आसानी से। किसके प्रेसिपिटेट आसानी से बनेंगे? तो सी हेयर द वैल्यूज ऑफ KSP। जितनी ज़्यादा KSP वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर साल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है, और जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसके प्रेसिपिटेट उतने ही मुश्किल से बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KSP बेरियम सल्फेट का ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैल्शियम सल्फेट। मतलब अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डालना शुरू करता हूँ तो आयनिक प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट का मुश्किल से अचीव हो पाएगा। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है बेरियम सल्फेट का वो मुश्किल से अचीव हो पाएगा, जबकि कैल्शियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आसानी से अचीवेबल है क्योंकि KSP वैल्यू लेसर है। रिजल्टिंग इसके प्रेसिपिटेट मुझे जल्दी बनते दिखेंगे और इसके प्रेसिपिटेट थोड़ा देर से बनेंगे। सिंपल सी बात को याद रखिए, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई है तो मतलब सॉल्युबिलिटी हाई है, और अगर सॉल्युबिलिटी हाई है तो उसके प्रेसिपिटेट आसानी से नहीं बनने वाले। तो यहाँ मुझे एक बात क्लियर होगी कि यहाँ कैल्शियम के प्रेसिपिटेट पहले बनेंगे और बेरियम सल्फेट के बाद में। अगर मैं क्रोमेट्स की बात करूं तो भी मुझे यहाँ साफ दिखता है कि इसका, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका 10⁻⁻18 लिख देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, वैसे ही वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे पता चलता है कि इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आसानी से इस वैल्यू को अप्रोच कर सकता है, जबकि इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो इस वैल्यू को अचीव लेट करेगा, मुश्किल करेगा। मतलब देखें आप, अगर मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना शुरू कर दूं तो ज़्यादा आसानी से प्रेसिपिटेट किसके बन सकते थे? कैल्शियम सल्फेट के। मतलब ड्रॉप ड्रॉप H2SO4 डाल रहा हूँ, यहाँ पहले प्रेसिपिटेट मुझे कैल्शियम सल्फेट के मिलेंगे, उनको मैं बाहर निकाल लूँगा, फिर दोबारा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूँगा तो जो नेक्स्ट टाइम मुझे प्रेसिपिटेट मिलेगा वो बेरियम सल्फेट का मिलेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अगर मैं सोडियम क्रोमेट डालूं तो क्या होगा? तो क्रोमेट आयंस को यहाँ पे रिएक्शन करना है, बेरियम के साथ प्रेसिपिटेट बनाना है। जल्दी किसके बनेंगे? जिसका सॉल्युबिलिटी लेसर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लेसर है। तो मतलब वहाँ पे भी मुझे पहले कैल्शियम क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बाहर निकालने हैं, फिर उसके बाद बेरियम क्रोमेट के बाहर निकालने हैं, क्योंकि इन दोनों के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में लार्ज डिफरेंस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत क्लोज था, तो रिस्क था कि कैल्शियम के डिपॉजिट प्रेसिपिटेशन के जस्ट बाद बेरियम के शुरू हो जाएं, तो हो सकता है हम उसको अच्छे से सेपरेट ना कर पाएं। इसलिए हम लोग सोडियम क्रोमेट के साथ जाना चाहेंगे और सोडियम क्रोमेट को यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना चाहेंगे, सो दैट कैल्शियम क्रोमेट का आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाए। रिजल्टिंग इसके प्रेसिपिटेट यहाँ बन जाएं, पूरे बन जाएं, उसके बाद हम इसको बाहर निकाल लें और फिर कंटिन्यूसली सोडियम क्रोमेट डालते हुए आफ्टर सम टाइम बेरियम क्रोमेट के आयनिक प्रोडक्ट को भी उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर कर दें और एक्सीड करा दें, ताकि बेरियम क्रोमेट के प्रेसिपिटेट्स भी यहाँ पे अपीयर हो जाएं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनली अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्टिकुलर आयंस के प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट कर पाएंगे इजीली। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखना चाहते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप क्वालिटी को एनालाइज करना।
जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग लैब में एंटर करते ही टीचर हमें एक पाउडर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमें डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन प्रेजेंट है किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर। दो तरह से हमारे पास रेडिकल्स बोलते हैं इनको, दो तरह से आयंस सॉल्ट बनाए हुए रहते हैं, A+ B-। ये A+ कुछ कैटायंस हो सकते हैं, जैसे लेड आयन हो सकता है, कॉपर आयन हो सकता है, कोबाल्ट आयन हो सकता है, या निकल आयन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, अमोनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और लंबी लिस्ट है। B-, तो B- के लिए आपके पास सल्फेट आयन हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, और फिर एक लंबी लिस्ट है। हम लोग यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन अगर देखें तो वो हमें सिर्फ कैटायंस की, जिनको हम लोग समटाइम बेसिक रेडिकल भी बोलेंगे और इनको एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं, तो इन कैटायंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करता है। तो उसकी क्वालिटी को एनालाइज बाद में क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं, बट अभी प्रेजेंटली क्वालिटेटिव पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये बेसिक रेडिकल्स हैं ये मैंने बहुत थोड़े लिखे हैं, आप और भी लंबी दुगनी तिगनी लिस्ट इसकी बना सकते हैं। आपकी प्रैक्टिकल्स के अंदर, प्रैक्टिकल की जो बुकलेट्स आती हैं उनमें ये सब लिखा रहेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, अगर किसी अननोन सैंपल में ये आयंस प्रेजेंट हैं तो उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो आपको ये एक वाइट पाउडरस सॉलिड दिया गया है, ज़रूरी नहीं है वाइट हो, कलर्ड भी हो सकता है, बट जनरली वाइट दिया जाता है, तो इसलिए मैं वाइट बोल रहा हूँ। तो ये एक पाउडरस सॉलिड दिया गया है और उस पाउडरस सॉलिड में आपको पता करना है कि कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। कॉमन आयन इफेक्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस किस तरह से लिंक्ड रहेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इनमें किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा, वो हम समझना चाहते हैं। तो देखिए, सभी बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। समटाइम 6 ग्रुप को दो ग्रुप्स में भी बांट देते हैं, 6 एंड 0। तो मैं यहाँ पे एक जैसा समझा रहा हूँ, 6 और 0 को एक जैसा मान लेता हूँ। बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियरली जाएंगे तो 0 ग्रुप एक अलग समटाइम लिखा दिखता है, 6 अलग दिखता है। हम लोग वहाँ पे इस डिस्कशन को छोड़ के 6 ग्रुप में ही 0 को डाल देते हैं। हर एक ग्रुप में कुछ आयंस को डाला गया है। जैसे ग्रुप 1 में डाला गया लेड आयन, मरकरी आयन। ग्रुप 2 में डाला गया कॉपर आयन, कोबाल्ट आयन। ग्रुप 3 में डाला गया एल्यूमिनियम आयन। ग्रुप 4 में डाला गया जिंक आयन, निकल आयन। ग्रुप 5 में डाला गया कैल्शियम आयन। ग्रुप 6 में डाला गया अमोनियम आयन या सोडियम पोटेशियम आयंस। 0 ग्रुप भी इसको समटाइम बोल देते हैं, कुछ डिवीजन है फर्दर आगे, बट ऐसे ही समझ लीजिए। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ कुछ आयंस डाले गए हैं। ये ग्रुप 5 और ये ग्रुप 6। ग्रुप 6 एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इंडिपेंडेंट ग्रुप मतलब उसका कोई पर्टिकुलर ग्रुप रीजेंट नहीं है, बाकी सभी ग्रुप्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप रीजेंट है। जैसे ग्रुप 1 का ग्रुप रीजेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रुप 1 का ग्रुप रीजेंट है HCl। ये आपको याद ही रखना होगा कि किस पर्टिकुलर ग्रुप का कौन सा ग्रुप रीजेंट है। ऐसे ही ग्रुप 2 का एक ग्रुप रीजेंट है H2S। ग्रुप 3 का ग्रुप रीजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 4 का ग्रुप रीजेंट है अगेन H2S। ग्रुप 5 का ग्रुप रीजेंट है अमोनियम कार्बोनेट। ये ग्रुप 5 का ग्रुप रीजेंट है। ये क्या है ग्रुप रीजेंट, किस लिए ग्रुप रीजेंट,
ग्रुप 1 के जो एक मेंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द मेंबर्स हैं, 5 4 2 3 जो भी मेंबर्स होंगे, वो ग्रुप 1 में ही क्यों, ग्रुप 2 में क्यों नहीं, या किसी आयन को मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला हुआ है तो उसकी क्या कोई पर्टिकुलर वजह है, क्या मैं ग्रुप 5 वाले को ग्रुप 1 में नहीं ले जा सकता था, या किस बिहाफ पे मैंने इनकी ग्रुपिंग कर रखा है, ये ग्रुप रीजेंट क्या करने वाले हैं, और फिर ग्रुप 2 और ग्रुप 4 तो कंफ्यूज कर रहे हैं, दोनों का ग्रुप रीजेंट सेम हो गया। यस, ये सारी बातें हैं जो हमें अब टुकड़ों में नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, एक सिंगल स्टांस पे समझनी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरह से इन आयंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस और फिर अगर चाहें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तब तक आप इसको अच्छे से समझें। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जैसे पीछे हम लोग पढ़ रहे थे वैसा ही कुछ एडिशनल टाइप हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। और फिर एक और टॉपिक होगा शायद, आई थिंक लास्ट, बफर सॉल्यूशन के बारे में, एंड देन वी विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। टिल दैट टेक केयर, इसको अच्छे से पढ़ें, लर्न करें, ताकि आने वाले टॉपिक्स को हम बहुत आसानी से समझ पाएँ। गुड बाय।